नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना की वजह से बंद चल रही मेट्रो का संचालन आज से शुरू हो चुका है। दोबारा शुरू हो चुका है मेट्रो का संचालन। कोरोना की वजह से मेट्रो का संचालन करीब 5 महीने तक बंद था। लखनऊ में मेट्रो का संचालन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया जाएगा। नोएडा में भी आज से एक्वा लाइन पर मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा का संचालन सुबह 7 बजे से 11 बजे और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो का परिचालन 2 पालियों में होगा। पहली पाली में सुबह 7 से 11 बजे तक मेट्रो चलेगी और इसके बाद शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का सामान्य संचालन शुरू हो जाएगा। टोकन स्मार्ट कार्ड से यात्री सफर कर सकेंगे। कोरोना को देखते हुए मेट्रो में एक यात्री को छोड़कर बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्रेश एयर के लिए सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया गया है। मेट्रो में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप फोन में होना अनिवार्य होगा और यात्रियों के आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन कलर शो होना चाहिए, यानी कि वो सेफ जोन में होने चाहिए। मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और हर बार इस बात का ख्याल रखा जाएगा। एंट्री से लेकर एग्जिट तक कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो का संचालन आज सुबह 7 बजे से शुरू हो रहा है। सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है। हालांकि पहले मेट्रो की संख्या कम रखी जा रही है। खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो 12 सितंबर से सामान्य संचालन की शुरुआत होगी। नोएडा में एक्वा लाइन में शुरुआत हो चुकी है यात्रियों के आने जाने की, लेकिन यहां पर खास ख्याल रखा जा रहा है। और एक अहम बात ये कि पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था की जा रही है, यानी कि यहां पर अगर किसी पर फाइन भी लगना है तो वो भी कैश के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसकी भी व्यवस्था की गई है कि कैशलेस हो ये पूरी की पूरी व्यवस्था। सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। बाकायदा स्टिकर लगाकर एक सीट रिजर्व रखा जा रहा है। एक सीट पर बैठ सकेगा कोई यात्री और अगली सीट खाली रखनी होगी और उसके अगली सीट पर कोई दूसरा शख्स बैठ सकेगा। यहां तक कि आप इन तस्वीरों को देखिए, समझ सकते हैं कि मेट्रो में घुसने के लिए जो लाइन लगती है उसके लिए भी बाकायदा यहां पर एक फुट प्रिंट लगा हुआ है और उसी जगह पर यात्री खड़े हो सकेंगे, यानी कि 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन यहां पर करना जरूरी होगा। बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और साथ ही कई जगहों पर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर रैपिड टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। एक वैन, एक एम्बुलेंस मौजूद रहेगी जहां पर रैपिड टेस्ट भी हो सकेगा। इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, लखनऊ वासियों को राहत मिली होगी जब मेट्रो की शुरुआत हुई होगी। बिल्कुल, देखिए अब आज ही से शुरुआत हुई है तो निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है और जिस मेट्रो स्टेशन पर मैं खड़ा हूं यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है, क्योंकि यहीं पर ही सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेट्रो से उतरने वाले यात्रियों की संख्या होती है, क्योंकि वो यहीं से उतरकर सीधे सचिवालय सेक्रेटरीट में अपनी नौकरी करने, अपने काम पर जाते हैं। लेकिन मेट्रो के शुरू होना निश्चित तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी सहूलियत की राह लेकर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 5 महीने से जो मेट्रो का संचालन बंद था उससे लोगों के आवागमन को धक्का लगा था। कहीं जाना हो तो या तो आपके पास आपका लोकल कन्वेंस हो या फिर आप सीधे तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड रहते थे। और इस कोरोना के काल में लोग अमूमन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे सफर करने से थोड़ा सा बचते नजर आते हैं। शबाब, तो क्या मेट्रो में ऐसी व्यवस्था की गई है? अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो लोगों का ज्यादा भरोसा मेट्रो में होता है बस और टेम्पो के कंपैरिजन में, तो क्या अभी कोरोना से सुरक्षा के मद्देनजर भी मेट्रो वो व्यवस्था बना पाएगा, उस तरह की का जो भरोसा है लोगों का जीत पाएगा? ऐसी व्यवस्था दिख रही है आपको? और देखिए, एक बात मेनका ये समझने लायक है कि नोएडा के मेट्रो के संचालन में और लखनऊ के मेट्रो के संचालन में जमीन आसमान का फर्क है। जितना नोएडा और दिल्ली में लोग मेट्रो में सफर करते हैं उतना भी लखनऊ में मेट्रो में लोग सफर नहीं करते। फिर भी
मेट्रो के संचालन में जो है वो LMRC बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहा है, सैनिटाइजेशन से लेकर के और तमाम व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। देखिए ये गेट है मुख्य, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से सैनिटाइजेशन के लिए पूरी व्यवस्था रखी गई है। सैनिटाइजर रखा गया है, यानी कि हर आने जाने वाले यात्री के लिए पूरी तरीके से मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं और सीधे तौर पर लोगों को इन सभी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा और लोगों को इन तमाम चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सीधे इसी तरह मेट्रो के अंदर भी बहुत सारी जो है वो एहतियात को बरता जा रहा है। एक एक सीट छोड़कर लोगों को बैठने की हिदायत दी जा रही है, यानी कि एक सीट के बाद स्टिकर लगा हुआ है, उसके बाद आदमी बैठेगा तो सोशल तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तब्दीलियां की गई हैं जो पहले के इंतजाम थे उसमें। शबाब, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और उम्मीद है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि लखनऊ में मेट्रो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यात्री नहीं करते हैं जैसा कि नोएडा दिल्ली में करते हैं, लेकिन अब कोरोना के दौर में शायद इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादा करने लगे, क्योंकि मेट्रो हमेशा से सुरक्षा को लेकर के और तमाम चीज़ों को लेकर के एहतियात कहीं ज़्यादा बरती जाती है मेट्रो के अंदर। तो शायद लखनऊ में भी अब मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री गोरखपुर वासियों को 300 बेड के अस्पताल का तोहफा देंगे। इससे पहले कई बार वो खुद औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और किस तरह से हॉस्पिटल को लेकर काम हो रहा है उसका जायजा लेते रहते थे, जानकारी लेते रहते थे, और आज ये लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार करने में जुटी है। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का CM लोकार्पण करेंगे। ये कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा। नवनिर्मित कोविड अस्पताल में 200 बेड का लेवल 2 वार्ड होगा। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट भी तैयार की गई है, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 युक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन 300 बेड में 200 बेड L2 लेवल के होंगे, जबकि 100 बेड L3 लेवल के होंगे। यानी कि 200 बेड पे ऑक्सीजन से सप्लाई पाइप के द्वारा होगी और L2 लेवल के अस्पताल में जितनी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध होंगी। साथ ही L3 लेवल में 100 बेड का वेंटिलेटर होगा। यानी कि जो अब समस्या बार बार आ रही है, इसका संचालन शुरू होने के साथ ही BRD में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या जल्द 500 हो जाएगी। BRD में पहले से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित हो रहा है। BRD उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भी है जहां टेस्टिंग लैब तैयार की गई है। कोविड अस्पताल में हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी। गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। अब प्रदेश में रोज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तेजी से कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यूपी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिस तेजी से कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी से कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। यूपी में रिकॉर्ड 1,55,846 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से नए 6,777 कोरोना केस मिले हैं। इस आंकड़े को मिलाकर 61,625 कलेक्टिव केसों की संख्या हो गई है। टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं। प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की। भले कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर दिन के हिसाब से बढ़ रहा हो, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार सुधार हो रहा है, जो यूपी के लिए राहत की बात है। अब तक यूपी में 2,738 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। और अब देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में संक्रमण मरीजों के रिकॉर्ड 90,633 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर के देशों में एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इधर प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी है। कोविड हॉस्पिटल में मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर उनसे जबरन वसूली किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हॉस्पिटल के नर्सों और
वार्ड बॉय के जरिए मरीजों तक खाने पीने का सामान और दवाएं पहुंचाए जाने के बदले सैकड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं और ऐसा वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ पीपीई किट पहनकर पैसे ले रहा है और देखिए कैसे पैसों को थैले में रख रहा है, उसके बदले सामान अंदर पहुंचाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में जो वीडियो इस वक्त हाथ लगा है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि तीमारदार अपने और पीपीई किट पहने कर्मचारी थैले में पैसा लेकर रख रहे हैं। तो ये वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि पीपीई किट पहना जो शख्स है वो हॉस्पिटल का स्टाफ है और बकायदा पैसे लेकर के खाने पीने की चीजें अंदर मरीजों तक पहुंचा रहा है। और आपने कोरोना काल में बेरोजगारी की बात करते तो कई लोगों को देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मेरठ के एक ऐसे शख्स और ऐसे गांव लिए चलते हैं और वहां ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिसे फुटबॉल वाला गांव कहा जाता है। ये गांव आत्मनिर्भर है, भारत की ऐसी सुनहरी तस्वीर पेश करता है जिससे सीखने की जरूरत है। लॉकडाउन में जहां एक तरफ मुश्किलों का पहाड़ है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो मुसीबत के इस पहाड़ का गुरूर तोड़ने का हौसला रखते हैं। फुटबॉल वाले गांव के नाम से मशहूर सिसौला कला गांव मेरठ मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 3800 घर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में कोई युवा बेरोजगार नहीं है। यहाँ हर हाथ को काम है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी मिलकर फुटबॉल बनाते हैं। कहीं लेदर के रॉ मटेरियल की कटाई की जाती है तो कहीं सिलाई और फ्यूजिंग। खास तौर पर यहाँ के युवा अपने हौसलों की फुटबॉल से बेरोजगारी को किक मारते नजर आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन में काफी माल स्टॉक हो गया। पहले ठीक ठाक ताल का पुल का था काम जैसा भी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो हालत बहुत खराब है। माल सारा स्टॉक में लगा हुआ है, जबकि इतना माल स्टॉक लगता नहीं था पहले कभी भी, और अब स्टॉक है सारा। अब इस कारोबार से जुड़े लोग केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं जिससे वो आगे भी गांव के लोगों को रोजगार दे सकें। सरकार हमें कुछ मदद देवे और हमारा काम आगे बढ़े, हम लोगों को रोजगार देवे। जो हमारा यहाँ गरीब आदमी है, हम भी गरीब हैं, सबको रोजगार मिले, बच्चे भी सही हो जाए, पढ़ाई लिखाई सही हो गए। देखिए कैसे फुटबॉल हमारे सामने आने से पहले कितने चरणों से गुजर कर तैयार होती है। उद्योग विभाग आजकल इस बाबत सीरियसली जुटा हुआ है कि कैसे मेरठ के जानी इलाके को लेदर इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाए, चमड़ा उद्योग के लिए विकसित किया जाए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के जानी कस्बे के एक गांव में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से घर घर यहाँ फुटबॉल बनाने का काम होता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर फुटबॉल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है उस रॉ मटेरियल की कटिंग की जा रही है और इन्हीं रॉ मटेरियल से फुटबॉल तैयार होता है। पहले ये कटिंग की जाती है, उसके बाद सिलाई की जाती है, फिर फ्यूजिंग की जाती है और तब जाकर के फुटबॉल बनता है। मेरठ के जानी इलाके में इस गांव के अलावा कई ऐसे गांव हैं जहां चमड़ा उद्योग चमक रहा है। सरकार यहां जल्द ही लेदर गुड्स क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रही है जिससे गांव के कारीगर तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। उत्तर सरकार को भेजा गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनें हैं वो एक लेदर की बन जाए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, समान सुविधा केंद्र, और उसमें वो मशीनें लग जाएं ताकि जितने उसमें कारीगर आसपास के हैं सब उसका इस्तेमाल कर लें और उनका भी जो टेक्निकल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके तकनीकी गुण बढ़ जाएं और उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक में सेल हो सके। तो उस स्तर पर हमारा बजट जो है 15 करोड़ का लेजर क्लस्टर बनाने का वो उत्तर प्रदेश सरकार से पास होकर भारत सरकार में चला गया है और उम्मीद है कि ये जो है मार्च तक जो है पास होकर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ जाएगा। लेदर क्लस्टर के लिए जानी कस्बे में जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है जहां लेदर काटने, सिलाई करने और सिलाई के बाद फ्यूजिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके बाद यहां आसपास के जिलों के युवाओं को भी रोजगार मिल सकेगा। कुल मिलाकर ये गांव यूपी नहीं देश के लिए एक मिसाल है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इधर प्रयागराज में आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम मीटिंग होने वाली है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मठ बाघंबरी गद्दी में सुबह 11 बजे शुरू होगी ये मीटिंग। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त साधु संत करने पर चर्चा करेंगे। माघ मेले के आयोजन के मुद्दे पर भी मीटिंग होनी है। साथ ही कुंभ 2019 में शुरू की गई प्रयागराज परिक्रमा को लेकर भी चर्चा होगी। कोरोना काल में माघ मेले और
परिक्रमा शुरू करने को लेकर असमंजस बरकरार है। इधर लखनऊ में कस्टम विभाग ने विदेशी सिगरेट का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 53 लाख रुपए आंकी गई है। कस्टम टीम ने 15 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया है। लखनऊ में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि 53,64,000 की विदेशी सिगरेट बरामद हुई है। इसके साथ ही 15,28,000 का सोना और 2,12,000 का परफ्यूम मिला है। यह सब दुबई शारजाह के यात्रियों से मिला है। इस मामले में एक युवक की गिरफ्तारी हुई है जो फ्लाइट संख्या FZ 8325 और IX 11114 में सफर कर रहा था। फिलहाल इस नेक्सस को तोड़ने के लिए कस्टम विभाग युवक से पूछताछ कर रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इधर सीएम के निर्देश का देवरिया में असर दिखा। डीएम ने अति कुपोषित परिवार को दुधारू गाय दी है। हर महीने गाय के लिए 900 रुपए दिए जाएंगे। जिले में 15 परिवारों को दुधारू गाय दी जा रही है। सीएम योगी के निर्देश का असर देवरिया में देखने को मिला। डीएम अमित किशोर ने मुंडेरा गांव से राष्ट्रीय पोषण दिवस की शुरुआत की। यहां पहुंचकर डीएम ने अति कुपोषित परिवार से न सिर्फ हालचाल जाना, बल्कि परिवार को एक दुधारू गाय भी दी। इसके साथ ही पुष्टाहार और फल की किट भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने गाय को गुड़ और चना भी खिलाया। डीएम ने बताया कि सरकार की तरफ से गाय के चारे के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। जिले में 15 परिवार अति कुपोषित हैं और हर परिवार को एक गाय दी जा रही है। परिवार की काउंसलिंग भी हमने की है और अतिरिक्त पुष्टाहार भी परिवार को दिया जाएगा। हमने शुरुआत की है 15 जो हमारे गोवंश हैं जो दूध दे रही हैं गायें, उनको हम लोग 15 जो कुपोषित बच्चों का परिवार है उसको हम लोग देंगे। और इसमें अच्छी बात ये भी है कि प्रतिदिन 30 रुपये मतलब महीने के 900 रुपये परिवार को दिया जाएगा, जिससे ये भूसा और अन्य चीज़ों का भी उपाय कर सकते हैं। बता दें कि शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को अति कुपोषित परिवार के बीच जाकर दुधारू गाय देने के निर्देश जारी किए थे। अब खबर गोंडा से, जहां पर नेताजी ने राइफल तान दी है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने राइफल उठा ली। कोटे से के दुकान के चयन के लिए पहुंचे थे गांव। कृपाल ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि हैं गौरव सिंह। ग्रामीणों ने प्रतिनिधि को गांव से बाहर खदेड़ा। जिले के तेलियानी उपाध्याय गांव का ये मामला, जहां पर राइफल नेताजी को उठानी पड़ गई और गांव वालों ने नेताजी को गांव से बाहर ही खदेड़ दिया। तस्वीरें देखिए जरा। गांव वालों के गुस्से से नेताजी इस कदर डर में आए कि उन्होंने खुद ही राइफल तान दी है। और नेताजी यहां पर पहुंचे किस लिए थे? कोटे के दुकान के चयन के लिए पहुंचे थे, लेकिन गांव वालों ने यहां नेताजी पर गंभीर आरोप लगाए, हंगामा शुरू किया और नेताजी को खदेड़ दिया। हालांकि ये वीडियो आया है, वीडियो के बाद कार्रवाई क्या होती है ये भी हम आपको बताएंगे और हालात ऐसे क्यों बन गए ये भी आपको बताएंगे। हरदोई में एक प्राथमिक विद्यालय में शराब और सिगरेट पीने का वीडियो सामने आया है। दरअसल स्कूल बंद होने के बाद यहां अराजक तत्वों का जमावड़ा लग गया था और यहां पर शराब बनाई और बेची भी जाती है। ऐसे में यहां पर किसी ने शराब पीने का और धूम्रपान का वीडियो बनाया, जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल है। सोशल मीडिया पर विद्यालय में नशाखोरी के इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में शराबखोरी की पुष्टि की है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विकासखंड शाहाबाद के चंदूपुर खैराई विद्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे शराब का कार्य किया जा रहा है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उसकी स्थलीय जांच के लिए भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने दूरभाष से यह बताया है कि ग्रामीणों से पूछने पर इसकी प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई है। उनके द्वारा विस्तृत आख्या इस संबंध में जाँच के पश्चात भेजी जा रही है। तो कोरोना काल में स्कूल बंद हुए तो यहाँ बदमाशों ने स्कूल को ही शराब की भट्टी और शराब खाना बना दिया, शराबियों का अड्डा बना दिया। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।